औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा खुज़ बियदिक। प्यारे बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री 10th क्लास चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारी डिस्कशन चल रही है एटमॉस्फेयर पे। और इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे जी अरोरा बोरियलिस पे। अब अरोरा बोरियलिस क्या होता है? सो मेरे बच्चों, इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाऊंगा और उसके बाद फिर आप आसमान में आपको नजर आ रहा है झिलमिलाते बादल, रंगीले बादल, समझे? सो ये है अरोरा बोरियलिस। ये देखें, ये कैसे चमकदार सी लगी है, द ब्यूटीफुल सी। दिस इज रियलिटी, दिस इज रियली दिस फिनोमेना occurs। रंगीन हवा चलती है बादलों में, लोग इकट्ठे होते हैं इस मंजर को कैच करने के लिए। चेक इट, नहीं भी नहीं, चेक दिस, इससे आवाज है आसमानों पे रंगीन हवा। What a beautiful scene। Just lie down and look up at the sky. That's the best. Look up at the sky and lie down. Wow. सो जनाब, ये है अरोरा बोरियलिस, नजर आ रहा है? सो इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जमीन का जो गोला है ना, उसका जो नॉर्दर्न आधा गोला, नॉर्थ पोल पे, हेमिस्फीयर ब्रिलियंट लाइट डिस्प्ले सच एज शोन इन द फिगर अकर इन द आइनोस्फीयर। और ये कहां पे होता है? बहुत ऊपर, बहुत ऊपर। 0 से 12 तक क्या है? ट्रोपो, फिर स्ट्रेटो, फिर मैजो, एंड देन उसके ऊपर 80 से ऊपर 400 किलोमीटर में कहीं जाके, जहां आइनोस्फीयर है, 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक के जो इलाका है, उसके अंदर ये कलर्ड आपको क्लाउड्स नज़र आते हैं। कलर्ड्स, मैं क्या कहूँ आपको, विंड नज़र आती है। सो दीज लाइट डिस्प्लेज आर कॉल्ड अरोरा बोरियलिस। अरोराज आर कॉज्ड, अब ये बनते कैसे हैं, इसकी वजह क्या है? तो दे आर कॉज्ड बाय द पार्टिकल्स फ्रॉम द सन दैट इंटर द आइनोस्फीयर नियर द पोल्स। समझ आया? मैंने आपको बताया जो बादलों में बिजली कड़कती है, ये क्या होते हैं? बादलों से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं टुवर्ड्स द अर्थ, तो उससे क्या होता है? रास्ते में रोशनी पैदा होती है। समझ आया? नहीं आया? इसी तरह जब सूरज से आने वाली जो रोशनी है ना बच्चे, उसके साथ कुछ पार्टिकल्स, चार्ज्ड पार्टिकल्स भी आते हैं, और जैसे वो चार्ज पार्टिकल्स आके जमीन की एटमॉस्फेयर के साथ टकराते हैं, तो जो वहां पे एटम्स, उनको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? आयंस में। आपकी एटमॉस्फेयर आइनोस्फीयर में इन द फॉर्म ऑफ एटम्स नहीं, इन द फॉर्म ऑफ आयंस है। और वाइन्स कैसे बनता है? बिकॉज ऑफ द collision of the particles that are coming from the sun with the atoms of the air, that is
दैट इज इन द आइनोस्फीयर। तो उससे रोशनी पैदा होती है, ब्लू ग्रीन कलर की रोशनी वहां पैदा होती है उनके टकराव की वजह से। सुन रहे हो? तो auroras are caused, ये पैदा होते हैं by particles from the sun that enter the ionosphere near the poles. These particles strike atoms in the ionosphere causing them to glow. वो particles atoms के साथ टकराते हैं और फिर उनके अंदर ये चमक पैदा कर देते हैं। ठीक है जी। अरोरा बोरियलिस डेफिनेशन क्या है? द इफेक्ट विच इज कॉज्ड बाय द इंटरएक्शन ऑफ, ये वो इफेक्ट है जो पैदा होता है, ये वो रोशनी है, ये वो ग्लो है, वो चमक है जो पैदा होती है, ठीक है, बाय द इंटरएक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम द सन विद द एटम्स इन द अपर एटमॉस्फेयर। समझ आ रही है? ये वो इफेक्ट है जो सूरज से आने वाले चार्ज पार्टिकल्स के एटमों के साथ इंटरएक्शन की वजह से पैदा होता है इन द नॉर्दर्न एंड द साउदर्न रीजन्स। एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, दोनों में होता है। इन द नॉर्दर्न एंड द साउदर्न रीजन्स इट इज रिस्पेक्टिवली कॉल्ड अरोरा बोरियलिस और नॉर्दर्न लाइट्स। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा तो इसको अरोरा बोरियलिस कहेंगे या नॉर्दर्न लाइट्स कहेंगे, एंड अरोरा ऑस्ट्रेलिस बोरियलिस और ठीक है ऑस्ट्रेलिस अरोरा ऑस्ट्रेलिस और या इसको साउदर्न लाइट्स कहेंगे। क्लियर हुआ? द ब्रिलियंट लाइट डिस्प्ले दैट अकर्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर्स ionosphere due to the interaction of the charged particles from the sun with the atoms in the upper atmosphere are called aurora borealis और ऑस्ट्रेलिस किसमें? जो साउदर्न हेमिस्फीयर, दोनों में होता है ये। अब जनाब एक्टिविटी आपकी 14.1 शो, ये शोज हाउ टेम्परेचर चेंजेस विद द ऑल्टीट्यूड। सुन रहे हो? ये आपको ये बता रहे हैं कि टेम्परेचर जो है वो ऑल्टीट्यूड के साथ कैसे चेंज होता है। आपको ये पता है कि जो आपकी ट्रोपोस्फीयर है उसमें 17 से कहां तक जाता है? -55 तक। और उसके बाद बच्चे अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर तक टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होता, -55 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। और उसके बाद फिर टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज करना शुरू करता है, याद है? और करते 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 मेसोस्फीयर तक -5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, याद आ रहा है? नहीं आ रहा? फिर उसके बाद 1 किलोमीटर की पट्टी आती है जिसमें टेम्परेचर फिर -5 रहता है, एंड देन उसके बाद टेम्परेचर फिर इंक्रीज करना शुरू करता है। सुन रहे हो? या डिक्रीज करना शुरू करता है? डिक्रीज। देखें, यहां से टेम्परेचर डिक्रीज किया, फिर इंक्रीज किया, फिर डिक्रीज करेगा और कहां तक चला जाएगा? -93 डिग्री सेल्सियस तक मेसोस्फीयर में। और उसके बाद फिर -93 1 किलोमीटर की पट्टी आती है जिसमें टेम्परेचर -93 है। सुन रहे हो? ऊपर बचे आसमान में ये कुछ भी है, ये नहीं कि हाँ नीला आसमान हम यूं जाएंगे बूम कर दे, ऐसा नहीं होता। हाँ वे रास्ते में ठंडक है, रास्ते में क्रिस्टल्स हैं, समझ आया? बड़ा मजे की चीज है। फिर उसके बाद टेम्परेचर राइज होता है और फिर राइज करता ही रहता है। सुन रहे हो? यहाँ पे अल्टीट्यूड मतलब हाइट है और उसके साथ आपको टेम्परेचर की वेरिएशन बताई जा रही है। यहाँ पे इशू होना नहीं चाहिए। अब आपसे ये पूछ रहे हैं कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर लिखा होगा जी, बता रहे एट बॉटम टेम्परेचर कितना? 17 डिग्री सेल्सियस, एट द हाईएस्ट पॉइंट इज -55 डिग्री सेल्सियस। और स्ट्रेटोस्फेयर सुन रहे हो? उसके बॉटम पे कितना? -55 डिग्री सेल्सियस, उसके टॉप पे कितना? -5 डिग्री सेल्सियस। सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज आपकी डिस्क्राइब हो टेम्परेचर चेंजेस एज वन मूव्स फ्रॉम अर्थ सरफेस इनटू द एटमॉस्फेयर अप टू 50 किलोमीटर। तो यहाँ तक 50 किलोमीटर तक का शो कर दे, यहाँ तक का नहीं समझे? मतलब ये ट्रोपोस्फेयर का पूछ रहे हैं आपसे। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये मैंने लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर को खत्म कर दिया, जो टेम्परेचर वेरिएशन उसके अंदर आ रही थी उसका भी आपको बता दिया। जनाब अली, एयर पोल्यूटेंट्स, पोल्यूटेंट क्या होता है? पहला सवाल ये है। और फिर पोल्यूशन क्या होता है? पोल्यूटेंट एक ऐसा सब्सटेंस जिसका एडिशन, चाहे वो एटमॉस्फेयर में हो या चाहे आपके एनवायरनमेंट में हो, जिसका एडिशन इन द एटमॉस्फेयर causes harmful effects on the living organisms or on the humans. A substance whose addition in the environment causes harmful effects on the humans and other living things is called pollutant. Air pollutant क्या होगा? Substance whose addition
in the atmosphere causes the atmosphere pollution or causes the harmful effects on the living organisms. नहीं समझ आया? It's called the air pollutant. और आपको पता सबसे डेंजरस पोल्यूशन भी किसका होता है? एयर पोल्यूशन, क्योंकि हवा हर जगह जाती है। पानी भी इतना नुकसान नहीं देता, दरियाओं में रहता है, लेकिन जो पोल्यूशन ऑफ एयर है, जिसने नहीं किया वो भी रगड़ा जाता है और जिसने किया वो भी रगड़ा जाता है। So think of a situation when you are in a park or a vegetable farm, and in the second case you are near a kiln or a garbage dump. कहते कैसी ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी हालत के बारे में सोचें कि आपके पास एक बाग है, एक पार्क है, या सब्जियों का खेत है, लहलहाती सब्जियां, लहलहाते खेत, लहलहाते आपके पास फसलों के खेत हैं, सब्जा ही सब्जा है। और एक ऐसी सिचुएशन के बारे में सोचें कि आप किसी भट्टे के पास बैठे हुए हैं, किलन भट्टी, और या फिर आपके पास एक कूड़े का ड्रम पड़ा हुआ, ढेर पड़ा हुआ। अच्छा फील होगा ना कूड़े के पास, किलन के पास, हेल्दी हेल्दी फील होगा। यू विल फील कूलनेस एंड यू विल फील healthy near the dump of the garbage and near the kiln. You will feel very bad in this situation. But I will feel bad. I don't know what you will feel. You will feel bad? Okay. And next, what you will feel near the park or near the vegetable farms? You will feel very cool. You will feel very good. Okay. So where you will feel fresh, we will feel fresh near the park and near the vegetable farms. But think about a situation, you are sitting in a park, but near you there is no greenery, there are the dumps of the garbage. Then that situation also become unhealthy for you, and that situation will not be fresh for you. Now we will talk about the next पैराग्राफ। पोल्यूटेंट्स आर थिंग्स, ये डेफिनेशन दे रहा है। पोल्यूटेंट्स वो सब्सटेंसेस हैं जैसा कि वेस्ट हैं, हर्बिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, पार्टिकल्स ऑफ द डस्ट एंड द स्मोक, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन एंड लेड कंटेनिंग पेंट्स। ये वो सारे के सारे सब्सटेंसेस हैं जिनकी मौजूदगी या जिनका इजाफा आपके इन्वायरमेंट में इंसानों पर बड़े ही जहरीले असरात मुरतब करता है। ओजोन की भी दो किस्में, एक गुड ओजोन है जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में आपको मिलती है, अबाउट 28 किलोमीटर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ गुड ओजोन, आपको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचा रही है। लेकिन वो ओजोन जो आपको ट्रोपोस्फीयर में मिलती है वो गुड ओजोन नहीं, वो बैड ओजोन है। वो ओजोन आपकी स्किन कैंसर भी कॉज कर सकती है, आप में इनफर्टिलिटी भी कॉज कर सकती है, बांझपन भी कॉज कर सकती है, आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। सुन रहे हैं ना आप? यस। So these things have a negative impact on the environment. Such substances affect the environment. याद रखना, such substances affect the environment as a result of human activities. ये जो मादा जात हैं ये environment पे असरात डालते हैं, उस पर असरअंदाज होते हैं, लेकिन किसकी वजह से? इंसानी सरगर्मियों की वजह से। उसका आगाज खुद इंसान है, खुद इंसान अपनी मौत खुद खरीद रहा है, अपने लिए जाल इंसान खुद बेच रहा है। ये सारी चीज़ें इंसान खुद कॉज करता है। तो डेफिनेशन जो पोल्यूटेंट की है वो क्या है कि एनीथिंग दैट इज इन द एयर, वाटर और सॉइल विच हैज ए हार्मफुल इफेक्ट ऑन सम पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट और ऑन द होल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड द पोल्यूटेंट। जी कुछ पॉइंट्स हैं। पोल्यूटेंट्स डैमेज द इन्वायरमेंट, हेल्थ एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ। नुकसानात इसके जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो पहले बात तो इन्वायरमेंट को तबाह बर्बाद कर देते हैं। हो सकता है कि दरख्त आपके ख़त्म हो जाए, इन्वायरमेंट में चेंजेस आ जाएंगी, फिर आपकी हवा ख़राब हो जाए, आपकी सेहत ख़राब हो जाए। ये ना सिर्फ आपके इन्वायरमेंट को डैमेज करेंगे, आपकी सेहत को ख़राब करेंगे और आपकी ज़िंदगी का म्यार गिरा कर रख देंगे। मसला किसी को। सो जनाब अली इम्पोर्टेंट एयर पोल्यूटेंट्स आर एज फॉलोज। ये 7 पोल्यूटेंट्स हैं, इनके नाम जरा याद रखना। मैं इनको ऐसे गिनता हूँ: सॉक्स, कॉक्स, नॉक्स। सॉक्स क्या है?
ये सल्फर के ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर X1 और 2 हो सकता है, X नंबर है ना, ये चेंज हो सकता है। नॉक्स क्या है जी, ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सुन रहे हो? कॉक्स कार्बन के ऑक्साइड है, लेकिन उसमें जहरीली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है। मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, लेड के कंपाउंड्स हैं, और ओजोन जो कि ट्रोपोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर की बात नहीं हो रही। 7 पोल्यूटेंट्स हैं, सल्फर के ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड और कार्बन के ऑक्साइड, मीथेन गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, बस ओजोन, लेड पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर। ये 7 पोल्यूटेंट्स आपसे कोई पूछे तो आपने बताना, ये सारे के सारे पोल्यूटेंट्स ये लिखे हुए। सल्फर के ऑक्साइड डाई और ट्राई, कार्बन का ऑक्साइड मोनो, नाइट्रोजन के ऑक्साइड मीथेन, लेड के ऑक्साइड्स और CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। सुन रहे हो या नहीं सुन रहे? ये कितने लिखे हुए हैं यहाँ पे? उन्होंने तो 6 लिखे, मैंने 7 लिख दिए। 7वां मैंने कौन सा ज्यादा लिख दिया? यहाँ पे ओजोन ने लिखी हुई। गुड, नाउ लेट्स स्टार्ट द वर्क। अब एक एक पोल्यूटेंट को हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर उसके इफेक्ट देखेंगे, और उसी के साथ हमारा चैप्टर भी क्या हो जाएगा, क्लोजिंग की तरफ जाएगा। करना क्या है, इसके कॉजेज देखने और इसके इफेक्ट्स देखने हैं, बस। ये कहाँ से पैदा होता है और इसके क्या क्या असरात हैं, सुन रहे हो? यू माइट हैव नोटिस दैट द कलर ऑफ द सिल्क क्लोथ, ये जो रेशम के कपड़े होते हैं ना, फेड्स अवे, मदम हो जाता है। इफ लेफ्ट इन द ओपन एयर फॉर ए वीक और सो, उनको एक हफ्ते के लिए हवा में आप छोड़ दें तो उनकी जो चमक होती है वो ख़त्म हो जाती है, या एक हफ्ते से ज़्यादा। ऐसा क्यों है? क्योंकि हवा में सल्फर डाइऑक्साइड मौजूद है, वो सिल्क के कलर को ख़त्म कर देती है, उसकी चमक को ख़त्म कर देती है। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द फेडिंग ऑफ सिल्क क्लोथ्स? चांदी के बर्तन जी आप हवा में रखें, काले हो जाते हैं, चमक ख़त्म हो जाती है। वजह क्या? सल्फर के कंपाउंड्स, सिल्वर सल्फाइड जो है उसको टार्निश कर देता है, उसकी चमक को ख़त्म कर देता है। इन द एयर सल्फर डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड। ये इनके इफेक्ट्स हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड्स की हवा में मौजूदगी सिल्क के कपड़ों का की जो चमक है उसे ख़त्म कर रही है। सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में चेंज होती है और पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, सुन रहे हो? वो सल्फ्यूरिक एसिड अब फिर बारिश पानी की नहीं होगी, किसकी होगी? तेजाबी बारिश होगी, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड रेन। हाँ, जो सल्फर डाइऑक्साइड हवा में हम छोड़ते हैं वो ऑक्सीजन से मिलकर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती है, और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड पानी के साथ मिलकर क्या बना देती है? सल्फ्यूरिक एसिड, सुन रहे हो? सो सल्फर डाइऑक्साइड इज रेडियली एब्जॉर्ब इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये सल्फर डाइऑक्साइड आपके याद है मैंने सेकंड चैप्टर में बताया था एसिड रेन के बारे में, और बताया था कि जो सिगरेट का धुआं उसमें भी सल्फर डाइऑक्साइड होती है और ये आपके लंग्स का सत्यानाश करके रख देती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड इज रेडियली एब्जॉर्ब इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम निज़ाम में तनफ्फुस में जल्दी से जज़ब हो जाती है। बीइंग पावरफुल इरिटेंट, एक बहुत ही ताकतवर किस्म का चुभन पैदा करने वाला मादा है। बीइंग पावरफुल इरिटेंट, एक बहुत ही ताकतवर किस्म का चुभन पैदा करने वाला मादा होने की वजह से इट एग्रीवेट्स, ये बढ़ा देता है। एग्रीवेट का मतलब है बढ़ा देना, ये बढ़ा देता है, ये मुबालगा कर देता है। किसके अंदर? द सिम्पटम्स ऑफ पीपल हु सफर फ्रॉम एस्थमा, उन लोगों की कि जो दमे की बीमारी है उसमें इजाफा कर देता है, उसकी अलामात में इजाफा कर देता है। ब्रोनोकाइटिस, ये आपकी सांस की एक बीमारी है जिसमें आपकी जो आपके फेफड़े हैं ये अंदर से गलना शुरू हो जाते हैं। एम्फीसीमिया, ये भी आपके सांस की बीमारी है, ठीक है। एंड अदर लंग डिजीजेस, इनमें से ब्रोनोकाइटिस में क्या है कि जो आपकी सांस की नाली उसका डायमीटर छोटा है, सोजन हो जाती है, क्या हो जाती है? सोजश हो जाती है। किसके अंदर? आपकी जो सांस लेने की नाली है उनके अंदर सांस लेने में दुश्वारी होती है, और बहुत सारी आपकी लंग डिजीजेज हैं। मुझे आपने एम्फीसीमिया भी बताना है, ब्रोनोकाइटिस भी बताना है, एस्थमा भी बताना है कि ये क्या बीमारी है।